गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सभी कैडेट्स को जय हिंद। एक बार फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का अगला चैप्टर जहां पे हमने क्लोज किया था, उसके आगे हमने आपको स्किल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाया, जिसको जीवन कौशल बोलते हैं। उसके कितने प्रकार हैं उसके बारे में हमने पढ़ाया। और अब जो हमको पढ़ाना है वो जीवन कौशल का एक जो मेन वो है वो विकास कौशल के अंतर्गत जीवन कौशल आता है, उसको हमको आपको बारे में बताना। जैसे मैंने कौशल विकास के बारे में सारे लोगों को बताया था कि कौशल विकास वह है जो व्यक्ति को किसी भी काम को बेहतर तरीके से करने में सक्षम बनाता है, और यह जन्म के साथ नहीं वरन जीवन में सीखना होता है। तो कौशल विकास वो होता है। तो कौशल विकास के मतलब कितने वो हैं, जैसे उसका पर्यायवाची क्या है, निपुणता, किसी काम में दक्ष होना और होशियारी वगैरह वगैरह उसके पर्यायवाची कह सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट। उसमें है कि कौशल कितने हैं, जैसे साक्षरता कौशल के बारे में चर्चा किया था, भाषा कौशल के बारे में मैंने चर्चा किया था। उसके बाद कार्यात्मक कौशल के बारे में हमने चर्चा किया था, हमने जो है व्यावसायिक कौशल के बारे में चर्चा किया था, क्रीड़ा कौशल, सांस्कृतिक कौशल और जीवन कौशल के बारे में चर्चा किया था। तो अब इतने कौशल को मैंने स्टेप वाइज पिछले लेक्चर में बताया था। इस लेक्चर में मैं जीवन कौशल को बताऊंगा, क्योंकि जीवन कौशल से क्वेश्चंस आते हैं। उसके अंदर जीवन कौशल के जो पार्ट्स हैं, जो भाग हैं, जो जीवन कौशल के हिस्सा आप कह सकते हैं, उससे भी छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जैसे आत्मभूत, तदनुभूत, सहनभूत, तनाव, इमोशन, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। 2-2, 4-4 नंबर के मैंने आपको पहले ही बताया था कि 75 से 80 नंबर सी सर्टिफिकेट में और बी सर्टिफिकेट में तकरीबन 60 से 65 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सो कैडेट्स से बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं पॉइंट वाइज आपको यहाँ पर सीधे लेकर के जोड़ूंगा और पॉइंट वाइज आपको यहाँ पर बताऊंगा कि क्या है। अभी हम कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट की बात यहां पर हम करेंगे। तो जीवन कौशल की अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ स्किल, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ स्किल, कौशल विकास की अवधारणा के बारे में यहां पर हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कौशल विकास वास्तव में क्या चीज होता है। अब थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, बहुत घबराने की नहीं, सीधा सटीक से जुड़ने की बात है कि जीवन कौशल आत्म जागरूकता, सहानुभूत, रचनात्मक सोच, महत्वपूर्ण सोच, प्रभावी संचार, पारस्परिक संबंध, निर्णय लेने की समस्या को सुलझाने का कौशल, तनाव, भावनाओं से निपटना इत्यादि जो है ये चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं और सकारात्मक गुण सिखलाती है जब हमारे अंदर जीवन कौशल होता है। तो WHO की अगर बात करें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने भी अपना एक डिफिनीशन जीवन कौशल पे दिया था, मैं उसका भी यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा कि जीवन कौशल सकारात्मक व्यवहार को अपनाने की क्षमता है। जीवन कौशल सकारात्मक व्यवहार को अपनाने की क्षमता है, जिसमें व्यक्तियों को हर रोज जीवन की मांगों से एवं चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने को सिखलाती है। सीधा सा फिर से मैं आपको जोड़ना चाहूंगा कि जीवन कौशल सकारात्मक व्यवहार को अपनाने की क्षमता है, जिसमें व्यक्तियों को हर रोज जीवन की मांगों से एवं चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने में मदद करती है। WHO का परिभाषा है, WHO ने भी अपनी परिभाषा इस पे दी है। आगे हम बात करेंगे, सीधे आपको जोड़ने का प्रयास करेंगे जीवन कौशल में व्यक्तित्व में कौन कौन से, यानी व्यक्तित्व के विकास में कौन से जीवन कौशल सहायक होते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं या आप ऐसे कह सकते हैं कि जीवन के जो कौशल हैं वो कौन कौन से हैं। अगर उसकी भी बात करें तो दोनों तरीके से बात करें तो वही चीज़ आएगा कि जीवन कौशल विकास में सहायता करने वाले, व्यक्तित्व बढ़ाने वाले कौन से कौशल हैं, जीवन में व्यक्ति के व्यक्तित्व को बढ़ाने वाले कौन से कौशल हैं, या फिर जीवन कौशल में कौन कौन से तत्व आते हैं, या जीवन के कौशल कौन कौन से हैं, इनके बारे में चर्चा करिए। तो लाइफ स्किल के बारे में हम यहाँ पर आपको चर्चा करेंगे। मैंने बताया कि WHO ने और सबने लाइफ स्किल के बारे में क्या क्या। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीवन कौशल कौन कौन से, इसके पॉइंट्स को आप नोट भी करते हैं, आते हैं कि 5 जीवन कौशल के बारे में लिखिए। तो 10 नंबर का दे दिया 5 जीवन कौशल, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, लेकिन मैं यहां पर आपको 10 जीवन कौशल के बारे में बताऊंगा। 10 जीवन कौशल से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, तब हमारे कैडेट्स सुबह में घबरा जाते हैं, जब सोचते हैं इसमें क्या लिखे, इसमें क्या। एकदम सीधा सटीक मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा, वही आपको लिखने की जरूरत है। पहला है आत्मज्ञान। कौन सा है? आत्मज्ञान। पहला पॉइंट नोट करिए, आत्मज्ञान।
भाई पहले पॉइंट नोट कर लिए, फिर डिफिनीशन आपको हम बताएंगे। नोट करिए कि आत्मज्ञान, दूसरा है तदनुभूत, जिसको अंग्रेजी में एम्पैथी कहते हैं। आत्मज्ञान को अंग्रेजी में सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं, सेल्फ अवेयरनेस, आत्मज्ञान। तदनुभूत को अंग्रेजी में इम्पैथी कहते हैं, इम्पैथी। और उसके बाद तीसरा आता है तार्किक सोच, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे क्रिटिकल थिंकिंग, तार्किक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग नंबर 3 हो गया। नंबर 4 रचनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग, रचनात्मक सोच, ये नंबर 4 हो गया। पांचवा हुआ समस्या सुलझाने का कौशल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कैसे समस्या को सुलझाया जाए, ये पांचवा हो गया। और छठा है निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, डिसीजन, निर्णय लेने की लेना, डिसीजन मेकिंग। उसके बाद सातवां है पारस्परिक संबंध, पारस्परिक संबंध, उसमें है अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरपर्सनल इंटरपर्सनल इंटरेक्शन, पारस्परिक संबंध। और उसके बाद हम 8वीं की बात करेंगे तो प्रभावी व्यक्तित्व, इफेक्टिव क्या होता है, कम्युनिकेशन, प्रभावी व्यक्तित्व, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये 8वां है। 9वां है भावनाओं पर नियंत्रण, तो भावनाओं पर नियंत्रण, कॉपिंग टू इमोशन, इमोशन माने भावना होता है, कॉपिंग टू इमोशन। और लास्ट है 10वां तनाव पर नियंत्रण, कॉपिंग टू स्ट्रेस। अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आप 5 लाइफ स्किल के बारे में लिखिए, या लाइफ स्किल क्या है, किन्हीं 5 प्रकारों के बारे में लिखिए, तो 10 नंबर का तो आप खटाखट लिखेंगे आत्मज्ञान, तदनुभूत, तार्किक सोच, रचनात्मक सोच, समस्या सुलझाने का कौशल, निर्णय लेने की क्षमता। 5 लिख करके उसके अपने डिफिनीशन एक लाइन आपने दे दिया, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अब अक्सर ये देखा गया है कि अब वो पूछते हैं कि तनाव क्या है, तनाव को दूर करने के उपाय। तो अब देख लीजिए तनाव पे बात करेंगे हम, या भावना क्या है, भावना को कैसे नियंत्रण किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन अलग अलग भी पूछ लेते हैं। या समस्या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल क्या, अलग अलग से भी वो पूछ लेते हैं। तो हम पहले तो ये ध्यान दिए कि जीवन कौशल कौन कौन से हैं, फिर से हम एक बार नाम लेते हैं। नंबर 1 अगर हम बात करें आत्मज्ञान, नंबर 2 हम बात करेंगे यहाँ पे तदनुभूत, नंबर 3 बात करेंगे तार्किक सोच, नंबर 4 बात करेंगे रचनात्मक सोच, नंबर 5 बात करेंगे हम समस्या को सुलझाने का कौशल, फिर नंबर 8 बात करेंगे निर्णय लेना, और अगले बात करेंगे पारस्परिक संबंध, फिर भावनाओं पर नियंत्रण और तनाव पर नियंत्रण। ये हम बात यहाँ पर करेंगे। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसको और अपने नोट्स पे आप डाल सकते हैं। बहुत ही एकदम सटीक हमने यहाँ पर आपको चर्चा कर दिया है। तो कैडेट्स, अब हम क्या करते हैं कि अब आपको एक एक को करके लेके चलते हैं। मान लीजिए उसको जब पूछा जाएगा तब आप उसमें क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आत्मज्ञान, सेल्फ अवेयरनेस, आत्मज्ञान क्या होता है। कैडेट्स, आत्मज्ञान का अर्थ है स्वयं को जानना। आत्मज्ञान, आत्मा ने अपने आत्मा को जानना। आत्मा कहाँ है, हमारे अंदर है, तो स्वयं को जानना। तो आत्मज्ञान का अर्थ है स्वयं को जानना, स्वयं को पहचान कर उसके पसंद, उसके नापसंद और उसके कार्य के तरीकों को जानना, ये क्या है, आत्मज्ञान। अर्थात आत्मज्ञान यानी स्वयं को जाना जाए, स्वयं का क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, कार्य करने का तरीका कैसे है, इसका पता लगाया जाए, और वो आत्मज्ञान के अंतर्गत आता है। हम बात करेंगे कि और उसके बाद आत्मज्ञान की बात करें कि जब हमारी निगेटिव चीज़ें यानी जो हमारे अंदर नकारात्मक है उसको पता लग जाए और उसको हम किसी तरीके से दूर करें, उसको लिख करके नोट करें कि हमारे अंदर कमियां क्या है, हम उस कमियां को दूर करेंगे और स्किल को जो आगे डेवलप करने की कोशिश करेंगे, तो हमारा आत्मज्ञान हो गया। अब बात आती है तदनुभूति। तदनुभूत, जिसको अंग्रेजी में एम्पैथी कहते हैं, कभी कभी एम्पैथी क्या है ये आ जाता है, या फिर तदनुभूत हिंदी में दे देते हैं, ये आ जाता है। तो तदनुभूति दिखने में तो आसान है, तदनुभूति, और इसी के अपोजिट एक आता है सहानुभूति, सहानुभूति, सिंपैथी। तो एम्पैथी और सिंपैथी की बात करें, सिंपैथी से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अभी स्किल में नहीं है, लेकिन एम्पैथी में, ये एम्पैथी स्किल के अंतर्गत आता है, वो भी हम उसको अभी डिटेल में समझाएंगे कि एम्पैथी और सिंपैथी क्या है, अगले उसमें हम समझा देंगे लेक्चर में, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आ जाता है एम्पैथी और सिंपैथी को किसी 5 अंतरों को लिखिए। एम्पैथी क्या है, सिंपैथी क्या है, 2-4 नंबर के आ जाते हैं, तो हम उसको डायग्राम बना के, फिगर बना करके आपको अच्छे से समझा देंगे। अभी मैं तदनुभूति, दूसरे, जैसे तदनुभूत का मतलब दूसरे के स्थान पर रख करके अनुभूति करना,
दूसरे के स्थान पर रख करके अनुभूति करना, किसी व्यक्ति की घटना के प्रति संवेदनशील होना, किसी व्यक्ति की घटना के प्रति क्या होना, संवेदनशील होना, क्षमता और उसको देखना और उसके दुखों को देख करके चिंता प्रकट करना, उसके दुखों को देख करके चिंता प्रकट करना और कैसे बेचारा ये घटित हुआ होगा और कैसे दर्द, यानी उसको अनुभूति करना कि वो कैसे हुआ होगा। जब वो अनुभूति आप करेंगे तो वो जो है उसको तदनुभूति बोलते हैं, अर्थात किसी व्यक्ति के स्थान पे अपने आप को रखना और रख करके उसके घटनाओं और उसके चिंताओं को अनुभूति करना और अनुभूति करके उससे संवेदना व्यक्त करना, इसको तदनुभूत बोलते हैं, इम्पैथी बोलते हैं। एक लाइन में सटीक सीधा आप लिखना है, आपको उसमें ज़्यादा करना नहीं है कि किसी व्यक्ति के स्थान पर अपने आप को रख के उसकी घटनाओं, उसकी समस्याओं को महसूस करना और उसके प्रति संवेदना प्रकट करना, ये अनुभूति हो गया, ये अनुभूति हो गया। अनुभूति और समानुभूति के बारे में भी हम आगे और डिटेल चर्चा करेंगे, माइंड गेम कैसे होता है। फिर तीसरा नंबर आता है तार्किक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग क्या है। तार्किक सोच एक बड़ा प्रश्न है यहाँ पर। इसका उद्देश्य उपलब्ध जानकारी व अनुभव के उद्देश्य पूर्ण तरीके से, जो उपलब्ध जानकारी और अनुभव है उसका उद्देश्य पूर्ण तरीके से विश्लेषण करना और उस दृष्टिकोण से व्यवहार करना। जैसे कोई घटना प्रतिघटना होती है तो हमको उसके पहलू के हिसाब से तार्किक रूप से क्या सही है इसके बारे में करना, फिर व्यवहार करना। तो तार्किक सोच मतलब तर्क के हिसाब से, अगर किसी ने कह दिया कि या तर्कशास्त्र फिलॉसफी उसको बोलते हैं कि जैसे वहाँ पे धुआं है तो आपने कहा कि धुआं है, हाँ तो इसका मतलब आग होगा, धुआं है तो आग हो सकता है। तो धुआं, क्योंकि बिना आग के धुआं नहीं आ सकता, लेकिन आप कह सकते हैं कुहासा धुंध जैसा हो सकता है, या कहीं आग बहुत दूर है, वो धुआं उड़ करके किसी कारण से उसके बूंदों से टकरा करके वहाँ एक थोड़ा दूर की लेयर बना दिया, वो हो सकता है। तो तर्क आपको वहाँ पे लगाना, किसी चीज को सीधा नहीं करना है, उस स्थिति परिस्थिति को देख करके और उसके हिसाब से अपने तार्किक हिसाब से काम को करना है। तो सीधा आपको यहाँ पर बताना है कि इसका उद्देश्य उपलब्ध जानकारी व अनुभव एक उद्देश्य तरीके से रख करके उसके दृष्टिकोण और व्यवहार के अनुसार कार्य करना, ये तार्किक सोच हो गया। अब हम बात करेंगे तार्किक सोच के बाद रचनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग क्या है। क्या हम करेंगे, क्रिएटिव थिंकिंग क्या है। तो क्रिएटिव थिंकिंग की अगर हम यहाँ पर बात करें तो समस्या मौजूदा जो विचार है या वर्तमान विचार का जो संयोजन है और उसमें क्या बदलाव हो सकता है, कैसे हम उसको अच्छा कर सकते हैं, ये होता है रचनात्मक सोच। जैसे कोई टास्क हमको मिला या किसी व्यक्ति को कोई टास्क मिलता है तो वो रचनात्मक, उसके अंदर कौन सी रचना शक्ति है, रचना क्षमता है, कैसे उसको और अच्छे से कर सकता है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का क्या हो, भलाई हो। रचनात्मक सोच करना है, अर्थात बनाने वाला सोच, बिगाड़ने वाला सोच नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करूंगा, आप लोग सोचते होंगे कि सर एग्जाम्पल जरूरी है, नहीं तो आप इस चीज़ को नहीं समझ पे, बहुत बड़ा ये साइको है, मनोविज्ञान है, ये बहुत बड़ा है। जैसे कोई आपने कह दिया कि एक लकीर है तो ये छोटी हो गई, अब इससे बड़ी लकीर हमको बनानी है। तो कुछ लोग होते हैं कि इसको मिटा दिए और एक बड़ी लकीर बना दिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि इस लकीर को रहने दिए, इसके बगैर एक बड़ी लकीर खींच दिए। तो छोटी लकीर भी मौजूद है, बड़ी लकीर भी खींच दिए। यह रचनात्मक सोच वाला व्यक्ति करता है कि रचनात्मक रूप से हमेशा सोचता है, निगेटिव उस चीज को नहीं रखता है। तो यहाँ पर रचनात्मक सोच आ जाता है। पांचवी की बात करें, समस्या सुलझाने का कौशल, जिसको बोलते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। यह हमारे जीवन की विभिन्न समस्याओं को प्रभावी ढंग से, हमारे जीवन के विभिन्न समस्याओं को प्रभावी ढंग से सुलझाने का एक कौशल है। जैसे हमारे जीवन में बहुत समस्याएं आती हैं, जैसे हम ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं या हम कहीं गए असफल हो गए, किसी एग्ज़ाम में असफल हो गए, तो हमको कैसे अब उसको सॉल्व करना है, ये हमको ये प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाती है। या हमारे एग्जाम्स लड़ गए, हमको ये भी पढ़ना है, तो हम अब कैसे इस मेन समस्या से निजात पाएं, ये बात यहाँ पर आती है। तो समस्या सुलझाने का यहाँ पर कौशल की बात करें कि हमारे जीवन की विभिन्न समस्याओं को प्रभावी ढंग से निपटाने में सक्षम हमको बनाती है। अब होता है डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। ये छठा स्किल है, निर्णय लेना, जिसको डिसीजन मेकिंग
हम यहाँ पर कहते हैं। यह मौजूदा विचार पर प्रत्येक विवरण और घटना पर किसी व्यक्ति को क्या निर्णय लेना है इस कौशल को बताती है। अर्थात जब कोई घटना होता है या कोई सिचुएशन आता है तो उसमें हमको कोई निर्णय आर या पार लेना है, तो वो डिसीजन मेकिंग पावर जो होता है वो बहुत बड़ा कौशल है, और जो व्यक्ति डिसीजन लेता है वो आगे जाता है। जैसे युद्ध का आगाज उधर से हो गया, अभी हमको क्या करना है कि युद्ध करना कि नहीं करना है। युद्ध करेंगे तो कितना नुकसान, बहुत सोचेंगे तो उधर तो दुश्मन अटैक किए पड़ा है, तो हमको अभी क्या करना, अटैक करना है, तो डिसीजन लेना है। तो डिसीजन पावर क्या होता है, वो रॉन्ग राइट कुछ भी हो सकता है, बट डिसीजन लेना जीवन में पड़ता है। तो ये एक बहुत मूल कौशल के रूप में आता है, निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग। सातवीं की बात हम यहाँ पर करेंगे कि वो सातवां जो हमारे पास है वो पारस्परिक संबंध की बात करेंगे। इंटरपर्सनल इंटरेक्शन की बात हम यहाँ पर करेंगे। इंटरेक्शन, इंटरपर्सनल क्या है, पारस्परिक संबंध क्या है। लोगों के साथ सकारात्मक संबंध से जीना, लोगों के साथ सकारात्मक संबंधों से जीने में मदद करती है और सकारात्मक रिश्ते स्थापित करने में एक हमारा सहयोग करती है। जैसे मेरा दोस्त है, उसके साथ हमको कैसे रहना है। कुछ लोग होते हैं कि वो अपना काम किए, उससे मतलब नहीं रखे, आगे बढ़ गए। कुछ लोग होते हैं अपने दोस्त की भी मदद कर रहे हैं, अगर वो उसकी तबीयत खराब है थोड़ा हेल्प कर रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहा थोड़ा उसको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो ये पारस्परिक संबंध, तो भी दोस्त भी कभी आप किसी दिक्कत में आए तो दोस्त और किसी तरीके से मदद करता है। तो पारस्परिक जो संबंध है उसको, इवन जो पति और पत्नी है वो भी बिना पारस्परिक संबंध के जीवन का निर्वाह नहीं करते, और जिनको जीने का कला मालूम है वो शानदार जिंदगी जी रहे हैं, और जिनको नहीं कला मालूम हो पाता है फिर वो क्या करते हैं कि गुस्सा, तनाव, ये सारी चीजों में अपनी जिंदगी को, लाइफ को क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। तो पारस्परिक संबंध जो है वो लोगों के साथ सकारात्मक रिश्ते निभाने में मदद करती है, और जिसका अर्थ है मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना। आगे हम बात करेंगे आठवां, प्रभावी व्यक्तित्व, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन वास्तव में बहुत अधिक हमारे लाइफ में क्या करता है, काम करता है। जैसे यह मौखिक, लिखित दोनों भाषाओं में व्यक्ति के जो व्याख्यान और लेखन होते हैं उस पे जो प्रभाव डालते हैं वो मायने रखता है कि उसका व्यक्तित्व कैसे है। बहुत लोग बहुत अच्छा भाषण करते हैं, तो बहुत अच्छा संभाषण करने के लोग उनको बड़े प्यार से सुनते हैं और कहते हैं अरे नहीं, तमाम लीडर्स ऐसे हैं। ओशो महाराज की बात करें और जो वक्ता तमाम आप देखते हैं जो मोटिवेट करके लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हैं, वो क्या है, उनका प्रभावी व्यक्तित्व होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो करते हैं, अपना एक दूसरे से जो पर प्रभाव डालते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रभावी व्यक्तित्व के अंतर्गत कि यह एक मौखिक लिखित भाषा में इशारों और गतिविधियों को सांस्कृतिक रूप से स्वीकार करता है और अपने व्यक्तित्व को आगे बढ़ाता है। तो यह हो गया इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब हम बात करेंगे नौवां, भावनाओं पर नियंत्रण। भावना क्या है, सबसे बड़ी बात हम करेंगे ना, भावनाओं पर नियंत्रण की तो बात हमने कर दी, लेकिन भावना क्या है सबसे पहले हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। या किसी समय मन में उठने वाली एक प्रबल इच्छा है। भावना किसी समय मन में उठने वाली एक भावना, सीधा अगर भावना आ जाता है कि इमोशन क्या है, तो ये किसी भी समय मन में उठने वाली एक प्रबल इच्छा है जिसको हम क्या कहते हैं, भावना कहते हैं। अब उस प्रबल इच्छा, मान लीजिए हम कोई आया हमसे रो लिया और रो करके अपना दुख रहा, तो हम उसके दुख के भावना में, भले वो छल कर रहा, लेकिन तत्काल उसके दुख या उसके बताने से हमारा मन क्या हुआ, द्रवित हुआ, हम भावना में बह गए और उसके साथ दे बैठे और हम गलत डिसीजन ले लिए, क्योंकि वो किसी अन्य स्वार्थ से ग्रसित होकर के आपको के पास आया था। इसलिए किसी भी समय मन में तीव्र इच्छा उठना क्या कहती है, भावना। अब उसको इमोशन यानी कॉपिंग कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना है। जैसे अगर कोई आपको इस तरीके से इमोशन कर रहा है, आपको भावना पे आपके कब्जा कर रहा है, तो आपको पहले डिसीजन लेना है कि रियल क्या है, सही क्या है, सही गलत का फैसला करना है, थोड़ी देर रुकना है, उसके बाद डिसीजन लेकर के काम को करना, तत्काल नहीं करना, क्योंकि आपका माइंड फिर होल्ड करता है, फिर उसके पास कई क्रिएटिव
चीज़ें हमारे दिमाग में आती है और हम सोचते हैं कि भाई ये कैसे करना। तो इसलिए भावनाओं पर नियंत्रण की बात अगर हम करें तो वो किसी समय मन में उत्पन्न होने वाली तीव्र इच्छा है जो समझने और व्यवहार को प्रभावित करती है और जवाब देने में सक्षम होती है। तो ये हो गया भावना। अभी हम बात करेंगे लास्ट में तनाव पर नियंत्रण। ये क्वेश्चंस भी पूछते हैं तनाव क्या है। तो मैंने भावना बोला किसी समय मन में उठने वाली प्रबल इच्छा भावना हो गया। अब मैं बात करूंगा तनाव, किसी भी स्थिति परिस्थिति के कारण उत्पन्न मानसिक विकार को तनाव कहते हैं। किसी भी स्थिति परिस्थिति से उत्पन्न मानसिक विकार को तनाव कहते हैं। तो ये तनाव, अब तनाव पे नियंत्रण कैसे करना, कोपिंग टू नियंत्रण। तनाव कभी भी हो सकता है। आपने बदमाशी किया, आपने जो है ठीक से पढ़ाई आप नहीं कर रहे हो, मैंने आपको सबके बीच में बेइज्जत कर दिया, आप क्या हुए थोड़ा देर के लिए फ्रस्ट्रेट हो गए, तो उसको तनाव बोलते हैं। अभी वो दूर कैसे होना। तनाव कम करने का क्वेश्चन भी पूछा जाता है एनसीसी में कि तनाव कम करने के उपाय। तनाव कम करने का उपाय है रोना, खेल खेलना, अच्छी पुस्तकें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, अपनी बातों को किसी अच्छे दोस्त से शेयर कर लेना, मनोरंजनात्मक पिक्चर को देखना, गाने सुनना, ठीक है, और थोड़ा टहलना, ये आप अपने आप को रिजर्व कर लेना। ये तनाव के कारण, इसको पॉइंट फॉर्मेशन में आप लिख सकते हैं कि पहले जोर जोर से रो लेना, कोई मन पसंदीदा गेम खेलना, बाहर वॉकिंग करने चलना, लंबी सांस को लेना। अगला पॉइंट है कि अपने मनोरंजनात्मक चीज़ों को देखना, जैसे मूवी या म्यूजिक, गाना सुनना, कोई उपन्यास, नॉवेल या म्यूजिक पढ़ना, और अपने को गुनगुनाना और सोने का प्रयास करना। ये तनाव है। हालांकि तनाव में नींद नहीं लगता, तो ये तनाव को कोपिंग करता है। कैसे हम तनाव को दूर करें, तो आ जाएगा क्वेश्चंस कि तनाव क्या है, तनाव को कैसे नियंत्रण किया जाएगा, ये तरीके हैं। तो कैडेट्स, ये जीवन कौशल है, और जीवन कौशल इतने 10 हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम आपको अगले क्लास में तदनुभूति और सहानुभूति के बारे में चर्चा करेंगे और अच्छी तरीके से बताएंगे। तो आप अगले चैनल के लिए जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने का प्रयास करिए। थैंक यू।